खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों की। आपको बता दें कि नोइंग और क्योकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ नई टिहरी के शुरुआत जो है वहां पर हो चुकी है और स्टेडियम में आपको बता दें कि कोटी कॉलोनी में ये हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे और प्रतियोगिता का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में हर क्वालिफाइड टीमों के 160 खिलाड़ी शामिल हुए, उनमें 80 महिला और 80 पुरुष शामिल हैं। 3 दिवसीय क्योकिंग और केनोइंग प्रतियोगिता टिहरी बांध की झील कोटी कॉलोनी में आयोजित की जा रही है। पहले दिन 3 इवेंट कराए जाएंगे। पहला इवेंट क्योकिंग सिंगल पुरुष 1000 मीटर, केनोइंग सिंगल पुरुष 1000 मीटर और केनो स्प्रिट सिंगल महिला जो है वो 200 मीटर की प्रतियोगिता जो है आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अध्यक्ष निर्वाचित हुए टिहरी के एलपी जोशी जी, हमारे आनंद बिष्ट जी ये भी अभी निर्वाचित हुए हैं और हमारे सभी ब्लॉकों से आए हुए हमारी ब्लॉक प्रमुख और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी आए हुए सभी अतिथिगण और देश भर से आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों बहनों, उपस्थित मातृशक्ति खेल संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे फोर्स के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी जवान, हमारे जिलाधिकारी श्री मयूर जी और एसएसपी साहब, मैं सबसे पहले तो आज ये कैकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि एक शानदार काम हमारे यहाँ पर टिहरी में प्रारंभ हो गया, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो गया। और सच में मेरे मन में बहुत दिनों से ये था, इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया था। प्रशांत कुशवाहा जी और डॉक्टर डीके सिंह जी और पूरे हमारे ओलंपिक संघ के लोग उसमें लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हो चुकी थी। अब ये धीरे धीरे तेजी से ये क्षेत्र हमारा वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बनने जा रहा है। एक बड़ा हब बनेगा और बड़ा हब बनेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में बहुत समृद्धि आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, अनेक प्रकार के जो है हमारे रोजगार स्वरोजगार सारे के सारे यहाँ बनेंगे। आज के इस अवसर पर भारत के कोने कोने से आए हुए सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है और इनके उत्साह, इनकी ऊर्जा देखकर मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग सब लोग तो अभी 2 इनके गेम हुए हैं यहाँ पर, अभी लगातार 3 दिनों तक ये गेम चलने वाला है और ये सब लोग अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों को इसका उत्साह बढ़ाना है और ये सच में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन थोड़ा मुश्किल काम था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। उसके बाद हम लगातार इसकी तैयारियों के लिए लग गए थे। हाँ, यह है कि हमको शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम उसकी तैयारी करें और उससे पहले हमने देखा कि भाई जहाँ भी राष्ट्रीय खेल हो रहे थे तो जिस प्रकार से वहाँ व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, वो हमारे राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। और फिर उससे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि प्रशांत जी आप लोग डेट नहीं दे रहे थे, बार बार डेट आगे बढ़ रही थी, कभी कह रहे थे कि अब होगा, फिर तब होगा, फिर कुछ बार बार ऐसा चल रहा था। तो मैंने तय किया, लोग कह रहे थे कि साहब ऐसी परिपाटी नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगा। मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, इसलिए उत्तराखंड के बीच में कि इतना बड़ा खेलों का अवसर है, मेजबानी का अवसर है, मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में चला गया और मैं वहां बैठ गया। तो पीटी उषा जी को भी पहले इस बात की शायद अपेक्षा नहीं रही होगी कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया था 8 तारीख को और 8 ही तारीख को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था और अगले दिन सवेरे सवेरे मैं 11 बजे
पीटी उषा जी के दफ्तर में चला गया। मैंने कहा बहन जी आप जो है, उन्होंने कहा जी पहले आपके लिए चाय मंगाते हैं, आपके लिए समोसा मंगाते हैं, बड़े बड़े समोसे भी मंगाए उन्होंने। मैंने कहा ये सब तो हम खाएंगे, लेकिन मैं आपसे आज अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे आज जो है राष्ट्रीय खेलों का एक लेटर मुझे निकाल के दे दीजिए। जब भी उठे थे साहब, जब ऑर्डर मैडम ने साइन कर दिया था, मैं 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठे रहा, उनके साथ बात करते रहा, फिर वो किसी में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होने वाले मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और हुआ है, और वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के खेल में भी बड़ा सुधार हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, ये वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चकरपुर स्टेडियम में मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया गया था, और इसमें लगातार उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उन्हें मेजबानी जो है इसकी मिली है, और उसको लेकर कई बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। टनकपुर का हमारा भूम क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में बेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो बेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था, उस दिन भी वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, हमारा हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टेहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूं, यहां से टेहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं, और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है, ध्यान दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से हमारे खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में अपने खेलों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये चकरपुर का स्टेडियम भी इसी क्रम में 16 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा, और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर, और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी, अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें उत्तराखंड का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो सुझाव देंगे
उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है। और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहाँ बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट कर सकते हैं। अभी गर्मी आने में काफी महीने हैं, लेकिन यहाँ पर फरवरी महीने से ही चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। रात 9 बजे के लगभग अचानक बाराकोट के विद्युत सब स्टेशन के पास के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बड़े भूभाग में फैल गई, जिस कारण विद्युत सब स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया। तल्ला बापरू क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया, आग काफी बड़े भूभाग में फैली हुई है तथा दूर से ही नजर आ रही है। उन्होंने कहा, लड़ीधुरा मंदिर के नीचे तथा विद्युत सब स्टेशन के पास ये आग लगी हुई है। अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगल को बड़े नुकसान के साथ साथ विद्युत सब स्टेशन को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने से जंगल सूखे पड़े हुए हैं। चीड़ में आग लगने का बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि वन विभाग वन अग्नि से निपटने के लिए दावे कर रहा है, लेकिन इस बार गर्मी में जंगलों की आग वन विभाग की कड़ी परीक्षा लेगी। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान मुख्यालय में बैठने वाले प्रमुख वन संरक्षक पीसीसीएफ व एपीसीसीएफ रैंक के सभी बड़े अफसर फील्ड में मोर्चा संभालेंगे। इन सभी अफसरों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जन सहयोग और जन भागीदारी के जरिए वन अग्नि की चुनौती से निपटा जाएगा। फायर सीजन के दौरान फायर वॉचर्स और स्वयंसेवकों समेत करीब 10,000 लोगों की फौज लगाई जाएगी। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित लेसडाउन डिवीजन भी फायर सीजन को लेकर अलर्ट हो गया है। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और उनको हम उन्होंने अपने नंबर्स भी शेयर करे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बलूनी क्रिकेट एकेडमी में परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आज आयोजन किया जाएगा। इसमें देहरादून के विभिन्न कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। देहरादून में पिछले कुछ महीने में हुए सड़क हादसों को लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। इसमें कई लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सड़क दुर्घटना में शिकार होने वाले बड़ी संख्या में युवा शामिल है। इस पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस पर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी और एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा। इसमें 7 मैच खेले जाएंगे। 13 फरवरी को मैच का फाइनल मुकाबला होगा। आपने सही बोला है कि विगत कुछ महीनों में देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज़्यादा जा रही है, वो ज़्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए हैं। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग, 4-5 कारण है जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है, इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है,
हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है पैसेंस, सहिष्णुता, कैसे किसी दूसरे को हम लोग रोड पे उसके साथ एडजस्ट करते हैं। इन सब चीजों का हम लोग क्रिकेट के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं। और आपने आज देखा होगा हमारी 8 टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। देहरादून की जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनकी 8 टीमें हैं, सबको नाम भी दे दिया गया। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।